गुड मॉर्निंग क्लास 7। रशमोर इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे और आपके साथ ही साथ आपका परिवार भी स्वस्थ एवं सुरक्षित होगा। चलिए आज अपनी ऑनलाइन क्लासेस में हम हिंदी व्याकरण का अध्याय 1 भाषा और व्याकरण पर चर्चा करेंगे। भाषा और व्याकरण। भाषा भाषा क्या है? भाषा मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है। बालक परिवार में जन्म लेता है, वह अपने माता पिता को बोलते हुए सुनता है, उसका अनुकरण करता है और उसी से वह सीखता है। इसके पश्चात वह विद्यालय जाता है, वहाँ अपने अध्यापक अध्यापिकाओं को बोलते हुए पढ़ाते हुए सुनता है, उसी को अपने आचरण में उतारता है। इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि भाषा विचारों के आदान प्रदान का साधन है, अर्थात हम अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने के साधन को भाषा कहते हैं। भाषा का महत्व। भाषा का हमारे जीवन में क्या महत्व है? भाषा के द्वारा ही हम अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, दूसरों का अनुसरण करते हैं, उससे सीखते हैं और उस भाषा को अपने जीवन में लाते हैं। अर्थात भाषा हमारी सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान आदि का प्राण तत्व है। जिस प्रकार मछली बिना जल के जीवित नहीं रह सकती, उसी प्रकार मनुष्य बिना भाषा के अपने विचारों का आदान प्रदान नहीं कर सकता है। भाषा विकास की सीढ़ी है, अर्थात भाषा के द्वारा ही सामाजिक विकास संभव है। भाषा के भेद। भाषा के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा, मुख से निकलने वाली भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं, अर्थात जो हम साधारण बातचीत करते हैं वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। जैसे बातचीत करना, यदि हम एक दूसरे व्यक्ति से संपर्क स्थापित करते हैं, साधारण रूप से बातचीत करते हैं, वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। इसी क्रम में मोबाइल, दूरदर्शन आदि यह सब भाषा का मौखिक रूप के उदाहरण हैं। दूसरा है लिखित भाषा। जब हम अपने विचारों को लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं अथवा दूसरों के द्वारा लिखे हुए पत्रों, पुस्तकों आदि को पढ़ते हैं, तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। अर्थात पुस्तकों एवं पत्रों में हम जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है, जैसे पुस्तक, शिलालेख, अखबार आदि। भाषा के लिखित रूप में ही हम अपने ज्ञान को आने वाली आगे की कई पीढ़ियों तक सुरक्षित रखते हैं और भाषा का लिखित रूप ही भाषा को परिमार्जित करता है। अब आते हैं भारत की अन्य भाषाओं पर। भारत अनेक राज्यों का विशाल देश है, अनेक बहुभाषी लोग यहाँ निवास करते हैं। इन्हीं विविधता के कारण भारत में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें हिंदी सर्वप्रमुख है। हिंदी के अतिरिक्त भारत में पंजाबी, गुजराती, मराठी, कन्नड़, उर्दू, नेपाली, तमिल, तेलुगु, मलयालम आदि अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। भारतीय संविधान में अनेक भाषाओं के होते हुए भारत में कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान किया है, जिसमें से प्रमुख भाषा हिंदी है। इन 22 भाषाओं में हिंदी हमारी प्रमुख भाषा है, जो संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त है। भारतीय संविधान ने हिंदी को अधिक मात्रा में प्रयोग करने के कारण, अधिक लोगों के द्वारा प्रयोग करने के कारण भारतीय संविधान ने 14 सितंबर 1949 यानी 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनने का गौरव प्रदान किया। इस प्रकार हिंदी हमारी राजभाषा है।
इन सभी भाषाओं में संस्कृत सर्वप्राचीन भाषा है, अर्थात संस्कृत हमारी सबसे प्राचीन भाषा है, जिसे सभी भाषाओं की जननी भी कहा जाता है। लिपि, लिपि किसे कहते हैं? देखिए, भाषा को लिखने के लिए जिन निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। अर्थात लिखित भाषा में जिन चिन्हों का प्रयोग होता है उसे लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषाओं की अपनी अलग अलग स्वतंत्र लिपियां हैं। जैसे हिंदी की लिपि देवनागरी, नेपाली की देवनागरी और संस्कृत की देवनागरी। हमारी 3 भाषाएं ऐसी हैं, हिंदी, नेपाली और संस्कृत, जिनकी लिपि देवनागरी है। इसके अलावा अंग्रेजी की रोमन, पंजाबी की गुरुमुखी, उर्दू की फारसी आदि अनेक लिपियां और भाषाएं हैं। भारतीय लिपियों का स्रोत, या जो लिपियां हैं इनका स्रोत क्या है? तो भारतीय लिपियों का स्रोत ब्राह्मी लिपि से माना जाता है, अर्थात अनेक लिपियों का विकास और उनका स्रोत ब्राह्मी लिपि है। यह ब्राह्मी लिपि अशोक के शिलालेखों में भी इसका प्रयोग हुआ है, अर्थात जो अशोक के शिलालेख हैं प्राचीन काल में लिखित भाषा को सुरक्षित रखने के लिए शिलालेखों का प्रयोग किया जाता था। ये शिलालेख पत्थर के होते थे और इन पर लिखित भाषा का प्रयोग होता था, जिसे आगे की पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखा जा सके। इन्हें शिलालेख कहा जाता है और इन शिलालेखों पर ब्राह्मी लिपि का प्रयोग होता है। इस प्रकार सभी भारतीय लिपियों का, जो भारत की भाषाएं हैं, उन सब लिपियों का विकास ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। हिंदी की उपभाषा, हमारे देश भारत में अनेक भाषाओं के अतिरिक्त उनकी उपभाषाएं भी हैं, जो क्षेत्र विशेष में प्रयोग में लाई जाती हैं। जैसे राजस्थान में डिंगल, मारवाड़ी, मेवाती, ये क्षेत्र हैं और ये उनकी उपभाषा है। जैसे राजस्थान में डिंगल, मारवाड़ी, मेवाती, हरियाणा में उपभाषा के रूप में बांगरू और खड़ी बोली का प्रयोग होता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ब्रिज भाषा तथा बुंदेली उपभाषा का प्रयोग होता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अवधी और भोजपुरी का प्रयोग होता है। बिहार की उपभाषाएं भोजपुरी, मैथिली तथा मगही हैं। गढ़वाल की गढ़वाली, कुमाऊं की कुमाऊनी। इस प्रकार ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो विशेष भाषा बोली जाती है वहाँ के निवासियों के द्वारा उसे वहाँ की उपभाषा कहा जाता है। व्याकरण, अभी तक हमने भाषा का ज्ञान लिया, अब इसके पश्चात हम व्याकरण पर आते हैं। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण अर्थात भाषा को प्रभावी बनाने के लिए जिन नियमों का प्रयोग किया जाता है उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण को शब्दानुशासन भी कहते हैं। यह शब्दानुशासन 2 शब्दों से मिलकर बना है, शब्द धन अनुशासन, अर्थात शब्दों पर जो अनुशासन लगा सके उसे शब्दानुशासन कहते हैं। यह भाषा को अधिक समृद्ध और सरल बनाता है एवं भाषा के लिखित रूप से जो भी गलतियां होती हैं, त्रुटियां होती है, उन्हें यह दूर करता है। व्याकरण के भेद, व्याकरण के 4 भेद होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। नंबर फर्स्ट, वर्ण विचार। वर्ण विचार में वर्णों पर विचार किया जाता है, अर्थात भाषा के जो वर्ण होते हैं उनकी गलतियों को सुधारना वर्ण विचार के अंतर्गत आता है। शब्द विचार, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। तो शब्द में जो भी त्रुटियां होती हैं उन्हें जिस शब्दानुशासन अर्थात
व्याकरण शास्त्र के द्वारा दूर किया जाता है उसे शब्द विचार के अंतर्गत लाया जाता है। पद विचार, शब्दों के सार्थक समूह से पद बनता है और पद में अर्थात एक वाक्य, एक छोटे से पद में जो भी कमियां या त्रुटियां होती हैं उनको जिससे दूर किया जाता है वह व्याकरण के पद विचार भेद के अंतर्गत आता है। और अंतिम वाक्य विचार, अर्थात शब्दों के सार्थक मेल से जो वाक्य बनता है उस वाक्य में यदि कोई त्रुटि या गलती रह जाए तो उसे व्याकरण शास्त्र के द्वारा दूर करना वाक्य विचार के अंतर्गत आता है। तो बच्चों, आज हमने भाषा और व्याकरण नामक पाठ का अध्ययन किया और मैं यह समझती हूँ कि आपको यह कुछ समझ में आया होगा। तो इसी आधार में, इसी को आधार मानकर कुछ अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं, इसे आप अपने होमवर्क कॉपी या गृह कार्य की कॉपी में करिए। ये अभ्यास प्रश्न इसे उतार दीजिए। धन्यवाद।